इसकी बात हम लोगों ने कर ली थी। इसमें मेन चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड है, सोशल इंटीग्रिटी है, जेंडर इक्वलिटी में लाभकारी है, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है, एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर एंड हाउसिंग है, और बैंकिंग लिटरेसी के क्षेत्र में ये काम करता है। लेकिन तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात हम लोग ब्रीफ में करेंगे कि देखिए जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करना आसान है, लेकिन जो बिल्कुल ही इलिटरेट हैं, डिमेंस हैं, जो लेबर्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो। तो ऐसी स्थिति में इट्स नीड फॉर एक्सटेंशन दिस आइडिया इनटू द पुअरेस्ट फैमिली। जरूरत इस बात की है कि गरीब परिवारों में जहां वर्तमान समय में इसकी ज़्यादा जरूरत है वहां पर इसके एक्सटेंशन की आवश्यकता है। नीड टू एक्सटेंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उसके लिए काम करने की जरूरत है। दूसरी प्रॉब्लम है इसके लिए पितृ प्रधान समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो माइंड सेट कि लड़की बाहर निकलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी सुरक्षा की प्रॉब्लम तो खैर बड़ी प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्योंकि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाओगे, मीटिंग करोगे, बैठोगे, काम करोगे, बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अभी ये तो इंडिया की बात हम लोग करते हैं। वी वाज इन द डिस्कशन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, अपने भतीजे के साथ बैठा था तो वहाँ चर्चा हो रही थी। उसकी कंपनी का कोई भी व्यक्ति रियाद जाने के लिए तैयार है। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, तो रियाद में जाने के लिए इसलिए नहीं तैयार है, खास करके लड़कियां नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो दे कांट ड्रिंक दियर लेकर, बिना पर्दे के वो निकल नहीं सकती। कोई फीमेल बिना किसी मेल के निकल नहीं सकती। बहुत सारे बंदिश हैं। तो औरतों के साथ तो ये संकट है कि बिना किसी पुरुष को साथ लिए, जैसे अपने यहाँ भारतीय समाज में पहले था कि अगर मेल मेंबर जाता था तभी औरत उसके साथ कहीं मूव करती थी। मायके भी जाना है तो अगर पति या ससुर साथ जाता था तभी वो जा पाती थी, अकेले नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है कि औरत अकेले नहीं जा सकती है या वो ये काम नहीं कर सकती है, तो जेंडर इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी समस्या दुनिया में है। तो रियाद में जैसे आप मूवी नहीं देख सकते, आप फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चला सकते, तो इंडिया का आदमी जो इतनी लिबर्टी में जी रहा है या अमेरिका का, वो रियाद में रहना चाहेगा क्या? कितना पैसा दे दो आप उसको, 10 दिन 15 दिन तो वो जेल की तरह रह लेगा। लेकिन अगर आप उसको कहो कि 6 महीने वहां आपको रियाद में रहना है, यानी सैलरी डबल की जा रही है, काम वहां से मिल रहा है, लेकिन नो वन इज रेडी टू गो देयर फॉर वर्क। ओके, क्योंकि जो लेटेस्ट जनरेशन है उसकी जो लिविंग स्टाइल है वो लिविंग की, और उसके लिए वो देश रेडी नहीं। अभी देखिए कतर में फुटबॉल हुआ तो उसमें तमाम सारी बातें होने के बावजूद भी वहां पर आजादी नहीं मिल पाई। तो जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का माइंड सेट है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्रॉब्लम है, आपने नोट कर लिया है ना। इसके अलावा देयर इज लैक ऑफ बैंक ब्रांचेस, बैंक ब्रांचेस की कमी है, क्योंकि इस समय लगभग 1.2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देश में काम कर रहे हैं, लेकिन 6 लाख गांव में, और बैंकिंग कम्युनिटीज बहुत कम है। 4 गांवों को मिलाकर के एक वो भी ग्रामीण बैंक, जो सामान्यतः लोन देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में लोगों को अपने ग्रुप से ही काम चलाना पड़ता है। इसके अलावा कि सबसे बड़ी चीज है इक्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता। वी इंडियंस वर्क्स इन द एमएसएमईज, हम लघु उद्योग चलाते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उनकी उतनी फिनिशिंग नहीं होती।
वो सॉलिड होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। लेकिन चाइनीज सामान की क्वालिटी क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने मशीन के बल पर वो क्वालिटी भले अच्छी ना हो, लेकिन वो फिनिशिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि उनका माल धड़ से बाजार में बिक जाता है। तो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन इज क्वेश्चनेबल इन द एसएमएससीज। जो भी ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग। इसलिए जब कोरोना के समय में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हमको पैकेजिंग पे और मार्केटिंग पे, इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे सामान का जो पैकेजिंग हो वो इस तरीके से हो दैट शुड बी अट्रैक्टिव, है ना। कितनी भी अच्छा मीठा आम हो, लेकिन अगर बाहर से देखने में सुंदर नहीं है तो उसको कोई पसंद, सामान्यतः आदमी उठा के घर रख देगा। कहते भाई ठेले वाले से कहेगा ये आम हमारे उसमें मत तोलिए, है ना। आप बाजार में खरीदने जाते हैं, जो सामान बहुत अट्रैक्टिव लगता है उसको फट से आप ज्यादा पैसा दे करके खरीद लेते हैं। तो उसके पीछे ये है कि जो भी आपका मटेरियल है, जो भी उससे प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है और उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं, तो देयर इज ए नीड फॉर मॉनिटरिंग। इनको देखभाल की, इनको मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा देयर इज नो म्यूचुअल ट्रस्ट। लोग आपस में काम करते हैं लेकिन उसके अंदर उनके अंदर इतना म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, अपने अंदर विश्वास नहीं है, और इसलिए दे डजंट फील सिक्योर। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो जब हम साथ रहते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना चाहिए। कई जब बार कहा जाता है कि लोग बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। क्या करते हैं? बेईमानी भी बड़ी। चोर जो होता है, अगर वो अपने बिजनेस में, अपने काम में ईमानदार नहीं होगा तो वो अगले दिन चोरी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे, क्योंकि हिस्सा बांटने में क्या होगी? लड़ाई होगी। इसलिए जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी की आवश्यकता है, और जो ह्यूमन नेचर की वजह से बाधा है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उतना, भले ही हमारे प्रधानमंत्री ये कह दें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है क्या है, राष्ट्र हेल्प ग्रुप्स है, निश्चित रूप से है। भाई लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को इंगेज करेंगे। तो सरकारों को 2 साल का बीए का कोर्स 3 साल का बनाया लोगों को इंगेज करने के लिए। 2 साल का यूजी का कोर्स पहले होता था, 3 साल का बना। अब 3 साल का यूजी का कोर्स कितने साल का बन रहा है? 4 साल का बन रहा है। सो इट इज ऑल दीज आर द प्रोसेस टू इंगेज द यूथ, टू इंगेज द यूथ। क्यों चिंता कर रहे हैं? 2 साल का हुआ करता था ग्रेजुएशन का कोर्स, है ना। और इसीलिए लोग पहले जो एज थी सिविल सर्विसेज में बैठने की वो 19 वर्ष थी, बाद में बढ़ा के 21 वर्ष की है ना। हमारे साथ के तमाम सारे ऐसे टीचर्स थे जो 19 साल में, 20 साल की उम्र में, 17 साल में उन्होंने इंटर किया, 19 साल में बीए कर लिया, और 21वीं वर्ष की उम्र में वो ये पीजी फाइनल में होते थे उसी साल, और नेट और जेआरएफ पीएचडी की भी जरूरत नहीं होती थी। सिंपल एमए 55% हो और आप डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाते थे। तो 21 वर्ष की उम्र में लोग प्रोफेसर हो जाते थे, और 42 ईयर्स 43 ईयर्स नौकरी करके अभी लोग रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 20-21 साल में यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हो जाते थे, और अब 20-21 साल में हम लोग फार्म भरने को भी सोच नहीं पा रहे हैं। 22 साल हो जा रहे हैं, 23 साल की हो रहे हैं। तो पूरा जो हमारा जो मेधा है वो संघर्ष में ही निकल जाए। भाई काम करने की जो असली उम्र है वो क्या है? 20 से 35 वर्ष। इसी में तो हमारे अंदर क्षमता होती है। मैं खुद समझता हूं कि जब मैं 24-25 साल का था तो मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता और मैं थकता नहीं था। अब मैं 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास अगर लगातार पढ़ा दूं तो मैं थक जाता हूं। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूं। तो ऐसी स्थिति में देयर शुड बी ट्रस्ट अमंग देम्स, और ये ट्रस्ट जो है ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए वो अपने मनी को सेफ नहीं फील करते हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बाधाएं, प्रॉब्लम्स हैं, बट देयर आर सम वे फॉरवर्ड्स फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनकी जरूरत है, और अगर उस तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरत किस बात की है? दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट द इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सरकार को ये चाहिए कि वो उसके काम करने के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक मददकारी वातावरण बने। अगर इस कॉलेज में एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और विद्यार्थी आएगा चला जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन का हेड चेयर पे ना मिले, आप उसे शिकायत ना कर सकें, अपनी बात ना कह सकें, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा। और टीचर का रोल ही यही है कि वो कॉलेज में, क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट करे, क्योंकि अब आपको रटाया नहीं जा सकता, अब आपको सिर्फ बताया जा सकता। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू क्रिएट द इन्वायरमेंट। राइट्स क्या है? राइट्स जानते हैं आप लोग क्या है? पूरा फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ा दिया गया। देन यू शुड नो दैट व्हाट द राइट्स। राइट्स आर द सच सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मैन कैन डेवलप देयर इनर पावर। अधिकार वो परिस्थितियां हैं जिनके तहत व्यक्ति अपने आंतरिक शक्ति का विकास कर। सरकार को आपको कुछ नहीं करना, एक ऐसा वातावरण देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें आप अपने अंदर की पावर को विकसित कर सकें, व्यक्तित्व को विकसित कर लें। और अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर गई तो रोजगार को आप अपने आप ढूंढेंगे। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे शुड बी क्रिएट द सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अच्छे से काम करें, इसके लिए जरूरी है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। ये काम सरकार अगर करेगी तभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड देयर शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर। सरकार को उनको सुविधा और प्रोत्साहन देने का काम करना है। तो बैंक को ऐसी नीतियां बना दे जिससे बैंक अच्छे से लोन देने लगे। हर आदमी को गारंटी देने में आदमी सक्षम नहीं, इसलिए सरकार तमाम योजनाएं लाती है कि आपकी अपनी मार्कशीट है और मार्कशीट को आप धरोहर रखिए, इतना लोन लीजिए, है ना। तो स्टूडेंट है जो अगर मार्कशीट धरोहर देकर के लोन पा जाता है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, वो काम अपना कर सकता है। इसके अलावा कि जो क्रेडिट डिफिशिएंसी एरियाज हैं देश में, वहां पर इसको मूवमेंट की तरह चलाने की जरूरत है। जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां क्रेडिट डिफिशिएंसी है, लोगों में इतना क्रेडिट नहीं, उतनी उनकी साख नहीं है कि बहुत अच्छे से उनको बैंक लोन दें या एक समूह बना करके लोग उसको काम करें। देन देयर शुड बी गवर्नमेंट शुड गो फॉरवर्ड। राज्य सरकार को आगे आने पड़ेगा और इसको मूवमेंट की तरह चलाना पड़ेगा, तभी लोग जाकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा पाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात, इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इनहेंस करने की जरूरत है। इवन दो द नाबार्ड हैज ड्राफ्टेड दिस स्कीम, नाबार्ड ने 1992 से इस प्रकार करना शुरू कर दिया, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे आपको आगे। कुल मिलाकर के आईटी हेल्प की जरूरत है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव द नीड टू द आईटीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर वो स्किल्ड हो जाएंगे और इंटरनेट डेटा को एसेस कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ अच्छी है और अपना माल कहाँ अच्छा बेच सकते हैं। मैटर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मोस्टली सेंट्रलाइज्ड टू द अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज, यानी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा है। एंड यू शुड बी गो टुवर्ड्स द विलेजेस, उनको ग्राउंड की तरफ जहां पर ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी है ना। हिडन बेरोजगारी कहाँ है? गांव में ज्यादा है, शहरों में उतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं है। तो अगर उधर ये काम करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा इट शुड बी द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शुड बी ट्रेन्ड टुवर्ड्स द कस्टमर फ्रेंडली।
उनको कस्टमर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। आप दुकान पे आपके कोई आए कुछ सामान लेने और उससे आपका बिहेवियर अच्छा ना हो तो कभी दोबारा आपकी दुकान पे कोई आएगा? अगर उसके पास विकल्प उपलब्ध है आएगा क्या? 2 पैसे ज्यादा देकर दूसरी दुकान से खरीद लाएगा लेकिन आपसे वो सामान नहीं लेगा। यू पीपल हैव नॉट सीन, यू आर द यंग जनरेशन, वी पीपल हैव सीन। 2000 के दशक में बैंक वाले जो बाबू होते थे ना, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, डांट देते थे बड़े बड़ों को, लाइन लगवा के पैसा लेते थे, ठीक है, और विड्रॉल भर करके लोग लाइन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़े होकर के अपना पैसा लेते थे। हम लोग को सैलरी निकालने में बड़ी परेशानी होती थी कैसे। अब हम लोग उनको नहीं पूछते, सारा काम क्या हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। पर्सन शुड बी ई स्किल्ड। उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए सेल्फ हेल्प मेंबर्स को, जैसे अगर वो व्हाट्सएप, एक इलिटरेट व्यक्ति भी व्हाट्सएप चला लेता है, एक इलिटरेट व्यक्ति भी फेसबुक चला लेता है। इसी तरीके से थोड़ी सी ट्रेनिंग से वो ये सब चीजें सीख सकते हैं। या छोटी छोटी सुविधा अगर उनको प्रोवाइड करा दिया जाए और उनको स्किल्ड कर दिया जाए छोटी सी ट्रेनिंग दे करके, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी फायदेमंद हो सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज है कि स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग सेल बनना चाहिए। देयर शुड बी मॉनिटरिंग सेल ऑन द स्टेट लेवल, जो कि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से लिंक होनी चाहिए। वी शुड बी डायरेक्टली लिंक विद द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग सेल सिस्टम। और उससे क्या है, बाय दिस वे द क्वांटिटेटिव एंड कलेक्टिव इंफॉर्मेशन में भी क्वालिटिव इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, डेटा भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। और डेटा कैसा होगा, वो क्वालिटेटिव होगा। मतलब ऐसा डेटा दे दिया, कई बार हम लोगों से भी जब तमाम सारे डेटा मांगा जाता है तो हम लोग उस डेटे को उतना सा वेरीफाई नहीं करते हैं, जो जैसा होता है वैसे उठा करके। लेकिन अगर मॉनिटरिंग सेल होगी तो डेटा क्या होगा, सही जाएगा और निश्चित रूप से वो अच्छे से काम कर सकेंगे। कमर्शियल बैंक नाबार्ड है, उसको और ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत है जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद कर सके। तो कुल मिलाकर के अगर हम समरी कंसाइज करें तो हमें पाते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, देयर इज इमोशंस ऑफ कलेक्टिवनेस, एक सामुदायिकता की भावना जिसमें लोग सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हैं। द पीपल थिंक्स अबाउट द सोशल एंड फाइनेंशियल इशूज, और इसलिए वो इसके लिए सामूहिक रूप से कलेक्ट होते हैं। दे कलेक्ट in the community by the community linkage program, and basically this is program for the women's। ये कार्यक्रम किसके लिए है, वीमेंस के लिए है, औरतों के लिए है, उनको संगठित करना। इसमें कई चीजें हैं, एक तो समुदाय है, कम्युनिटी है, दूसरा उस कम्युनिटी के समान स्तर के लोग एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि वो रूम में किटी पार्टी जो है वो लेबर और ब्यूरोक्रेट के बीच में नहीं हो सकती। कौन सी फीमेल इकट्ठा होकर किटी पार्टी करती है, जिनका लेवल, मेंटल लेवल, फाइनेंशियल लेवल लगभग बराबर होता है। उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी क्या है, अगर आपको क्या चलाना है, कमेटी चलाना है, जैसे दिल्ली बम्बई लोग चलाते हैं लेबर लोग, तो ये कमेटी की तरह है, समझ जाइए सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उनका स्तर समान, देयर शुड बी इक्वल। इसके अलावा the members should be aware about their member of their groups। जो उसके सदस्य हैं वो अपने सदस्य ग्रुप के सदस्यों को एक दूसरे को ठीक से जानते हों। अगर एक दूसरे को ठीक से नहीं जानेंगे और इमोशनली नहीं जुड़े रहेंगे तो वो एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट की कमी हो जाएगी, और जहां ट्रस्ट की कमी हो जाएगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उनमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि समान स्तर से समूह को आगे ले जाना है। और इसलिए इसका औचित्य यही है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी से
क्या करता है, छुटकारा देता है। और निश्चित रूप से जो लोगों की नियमित आमदनी है, क्या है, नियमित आमदनी है, उसे छोटी छोटी बचत करके बाय द वेरी पिटी सेविंग्स से एक अपना फंड इकट्ठा करते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो एक काम करने का निर्णय लेते हैं। और वो निर्णय उनका कैसा होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है। मैंने डिजाइन बना के बताया था ना परसों, 24 तारीख को जो बताया था ना कि कैसे होते हैं, कैसे अपने रूसों की जनरल विल की बात की थी कि कैसे एक इच्छा सबकी इच्छा होगी। और जैसे रूसो कहता माइंड विल बी फोर्स टू बी फ्री, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो वही नियम इसमें है कि सभी लोग कैसे निर्णय लेते हैं, कलेक्टिव निर्णय। तो जनरल विल है, गुड विल, यानी ऐसी इच्छा जो सबके इच्छा की हो, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर वो होता है तभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और इसलिए इनके लिए सामूहिक निर्णय की बात है और सामुदायिक नेतृत्व की बात है, कलेक्टिव लीडरशिप की बात। यानी लीडरशिप कैसे है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ऑल। क्या है, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, कोई बताएगा किसका है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। ये कौन सी अवधारणा है, नहीं पता, बोलिए भाई। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है। और सामूहिक सुरक्षा क्या कहती है कि दुनिया के यूएन का बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों को पूछा जाएगा, भाई अब तो आईआर भी आपके कोर्स में आ गया, तो थोड़ा बहुत पढ़िए आप लोग। तो ये कहता है कि मान लीजिए इतने देश हैं, यूक्रेन के मामले में नहीं हो पा रहा है क्योंकि रूस खुद वीटो पावर वाला है, और रूस वीटो पावर वाला ना होता तो सभी देश मिलकर के रूस के ऊपर हमला कर देते। जैसे इराक ने कुवैत में हमला किया था तो अमेरिका के नेतृत्व में कितने देशों ने उस पर हमला कर दिया। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मान लीजिए इतने देश हैं, इस देश ने इस पर हमला किया तो ये माना जाएगा कि इसने इसके ऊपर हमला किया तो इसने सबके ऊपर हमला कर दिया है। और फिर दुनिया के जितने भी देश हैं ये मिलकर के इसकी तरफ से इस पर हमला करेंगे। तो अगर ये फीलिंग रहेगी कि अगर हमने इस पर हमला किया तो ये सभी लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, तो ये कभी हमला नहीं करेगा। ये क्या करेगा, डरेगा। तो वन फॉर ऑल, यानी एक व्यक्ति अगर सब पर एक पर हमला करेगा तो ये सब पर हमला माना जाएगा। एंड ऑल फॉर वन, तो सभी लोग मिलकर के इस पर हमला करेंगे। ठीक है, तो एक क्या बन गया, बैलेंस ऑफ पावर बन जाएगा साइकोलॉजिकली कि अगर भाई हमने कुछ गड़बड़ किया तो सभी लोग मिलकर के हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके मेंबर हैं, उनके बीच में कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक हर व्यक्ति अलग अलग निर्णय लेने लगेगा तब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम नहीं कर पाएंगे। तो वो अच्छे से काम करें, इसके लिए जरूरी है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, कम्युनिटी लीडरशिप होनी ही चाहिए। और जो भी निर्णय लिए जाएं, द डिसीजन टेकन बाय द कम्युनिटी ग्रुप शैल बी इम्प्लीमेंटेड, उसी को लागू करना चाहिए और उसी के शर्त पर लोगों को लोन दिया जाएगा, उसे छोटी छोटी बचत से, अन्यथा तो सब स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉन्सेप्ट को मदद करने के लिए एक बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया। वन बैंक लिंकेज प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अनौपचारिक प्रणाली से जब लोग लोन लेते थे तो उसकी बहुत सारी कमियां थी, सूदखोरी होती थी। कल हमने आपको अपने गांव का एक उदाहरण बताया था करने वाला, परसों जब क्लास 24 तारीख को ले रहा था, कि कैसे वो माला माल हो जाता है और जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है वो गरीब का गरीब रह जाता है।
तो ऐसी स्थिति में जब आप सूदखोर से या महाजन से लोन लेते हैं तो उसके जो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हैं तो उसके दोष क्या क्या है? देखिए, उसमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है ना? आपको कोई ना कोई चीज उसमें बंधक रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करना पड़ता है। इसके अलावा बार बार खुशामद करना पड़ता है, भैया दे दो दे दो दे दो, बड़ी मजबूरी हमारी है ना। ठीक, इसके अलावा लोभ लालच का भी प्रयोग करना पड़ता है। अनिश्चित भुगतान का तरीका होता है, जब चाहेगा मांग लेगा, भाई इतना पैसा लौटाओ, हम ब्याज बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा समान संसाधन पर नियंत्रण खोने का डर है। आपने कोई चीज मॉर्गेज किया, गिरव रखा, पता चला कि वो बाद में लौटा ही नहीं रहा। आप लोग घर में देखते होंगे, तमाम लोग गांव में अपने बेटी की शादी में या किसी और काम में अपना जमीन गिरव रख देते हैं, अपना घर गिरव रख देते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं, और फिर आदमी वो भाई अचल संपत्ति है तो मुकदमा भी लड़ लोगे। चल संपत्ति में कौन मुकदमा लड़ोगे? अगर आपने जेवर रख दिया है या कोई और सामान रख दिया है और उसने तीसरे को बेच दिया, अब लाओ प्रमाण कहां रखा है? तो प्रॉब्लम है ना। तो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेने में ये सब परेशानियां होती थी, लेकिन उसके फायदे भी। फायदे क्या क्या थे कि स्थानीय लोगों आपसे परिचित होते थे लोग, कई बार लोन आसानी से मिल जाता है, समय पर मिल जाता है। एक कर्ज चल रहा होता है दोबारा भी मिल जाता है। बैंक से आपका एक कर्ज चल रहा है, दूसरा जल्दी नहीं मिलेगा। आप किसी व्यक्ति से जब कर्ज ले रहे हैं तो दोबारा अगेन टू अगेन आप डेब्ट ले सकते हैं। ऋण पाने का विश्वास है कि भैया के यहाँ जा रहे हैं, साहू जी के यहाँ जा रहे हैं, लाला के यहाँ जा रहे हैं, वहां से हमको पैसा मिल जाएगा। इट्स अ बिलीव्स दैट द डेब्ट इज इजी। ये विश्वास है कि आराम से मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा जितना आप चाहते हैं, भले उसकी इतनी आपकी क्रेडिट ना हो। अगर आपकी क्रेडिट 10 ही रुपए के, आप 20 रुपए आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई कागज पत्र नहीं देना, एक 4 लाइन का उनके रजिस्टर में लिख दो, कोई पर्याप्त हो गया। और बैंक से लोन लेने जाइए तो क्या करना पड़ता है? इतने कागज मांगते हैं कि आप फिर परेशान हो गए। और आसान और शीघ्र होता है, जल्दी होता है। लेकिन अगर औपचारिक क्षेत्र में आप लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है, अवगुण क्या है? एक तो कर्ज उतना नहीं मिलता जितना आपको चाहिए, छोटा कर्ज मिलेगा। ज्यादा खर्च होता है पैसा, लंबी प्रक्रिया है, वो तो आपको चलना ही चलना है, बहुत परेशान कर देता है। बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी लगातार ये सोचता है कि अगर ये पैसा नहीं लौटाएगा तो मेरी नौकरी फंसेगी। तो गरीब के प्रति वो इग्नोरेंस रहता है कि अरे जाने दो, किसी तरीके से इसको हटाओ, है ना। और व्यक्ति संपर्क का अभाव होता है, वो व्यक्ति जानता नहीं, ज्यादा लोग वो काम नहीं कर पाते। कर्ज वापसी में वातावरण की कमी होती है, अब इन्वायरमेंट की कमी है। भाई पता चला अक्टूबर में सोचा था आदमी ने कि हम नवंबर में गन्ना बेचेंगे और पैसा मिलेगा, हम वापस कर देंगे, लेकिन गन्ने का पेमेंट हुआ 2 साल बाद, तो उसकी क्रेडिट क्या हो गई? खत्म हो गई। और ब्याज भाई, आप अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे पैसा लें और साल भर के अंदर लौटा दे तो आपको ब्याज नहीं देना है, ठीक। लेकिन अगर आप साल भर के अंदर नहीं लौटाएंगे तो जो मार्केट ब्याज है वो आपके ऊपर लगेगा, बैंक का जो एक्चुअल ब्याज है। अब उस किसान का अगर फसल का कीमत समय पर मिल जाती, या उस मजदूर का जो काम है या सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामान उसने जो बेचा है, अगर वो पैकेजिंग उसकी सही होगी और वो सामान सही समय पर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? लौटा सकता है कर्ज। तो यहाँ पर यह बड़ा संकट होता है कि कर्ज वापसी के वातावरण की कमी होती है और उत्पादन के लिए मात्र सिर्फ कर्ज मिलता है, और यहाँ पर जमानत की जरूरत है, गारंटर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गारंटर की जरूरत है। या तो आप किसी व्यक्ति को गारंटी ले आपकी, या तो आप कोई संसाधन मॉर्गेज करें। भाई ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिजनेस के लिए, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए लोन की बात करता है। मुझको अपना होम लोन फाइनेंस कराना था 2012 में, ठीक है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क, दोनों का क्या लगा था? फॉर्म 16 लगा था, दोनों का इनकम टैक्स रिटर्न लगा हुआ था,
फिर भी 1 महीना मुझको दौड़ाया, 1 महीना में परेशान हुआ होम लोन लेने के लिए। और अंतिम दिन जब मैंने कही दिया कि भाई अब मैंने स्पोर्ट शू पहनना शुरू कर दिया है और लेस भी ठीक से बांध लिया है, अब आपको जितना दौड़ाना हो दौड़ा लो, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करता हूं, तब मेरा लोन जाकर के सैंक्शन, जबकि जमीन भी एलडीए की थी। तो ऐसी स्थितियों में बैंक से लोन लेना सामान्य आदमी की बस की बात नहीं होती है। एक उदाहरण मैंने और देखा, अपनी आंखों से देख की बात करता हूं। मेरी वाइफ का जो बैंक अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था, वो ग्रामीण बैंक में, और उस ग्रामीण बैंक में मैं उनकी कुछ बैंक का फॉर्मेलिटीज थी, वो निपटाने गया था, और मैं मैनेजर के पास बैठा था। किसान क्रेडिट कार्ड का, गांव में क्या कहते हैं उसको, केसीसी का एक आदमी को 10,000 रुपए लोन की जरूरत थी, और प्रधान की सिफारिश लेके आया था, प्रधान साथ में था, लेकिन उसको 10% जो कमीशन था वो देने के लिए पैसा नहीं था। तो उसका लोन कितना सैंक्शन किया गया, 11,000 रुपये। उसके फॉर्म भरवाया गया 11,000 रुपये का, 11,000 रुपये पास किया गया, 1,000 रुपया कैशियर ने रोक लिया और 10,000 रुपये उस आदमी को दे दिया। वो तो सोच के जा रहा है कि हम 10,000 रुपये लोन लिए हैं, और उसका लोन सैंक्शन होता है 11,000 का, उसको मिलता है 10,000, और 1,000 में मैनेजर, प्रधान और बाबू 3 लोग लेते हैं। तो बैंकिंग के लोन में ये प्रॉब्लम्स हैं। वर्तमान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रही है, इसके पहले भी सरकारों ने प्रयास किया है कि जो सोशल इविल्स हैं उनसे इस पूरे सिस्टम्स को निकाला जाए। वो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, चाहे एनजीओ के माध्यम से काम करना हो, या छोटे छोटे इंडिविजुअल लोन लेकर के जो अपना काम करना चाहते हो। सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात नहीं है, अगर उनको लोन की सुविधाएं प्रॉपर ठीक से मिले तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो राष्ट्र सहायता ग्रुप बन सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि राष्ट्र सहायता ग्रुप है इतना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को मॉनिटरिंग भी करने की जरूरत है। लेकिन बैंक से लोन लेने में किताबों में तो लिखा है कि शोषण नहीं होता है, लेकिन मैंने तो शोषण अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं मेरा शोषण नहीं कर पाया तो मुझको दौड़ाया तो है, मैं दौड़ा हूं ना, मैंने देखा ना कैसे लोन करा। तो इसके अलावा ब्याज कम होता है, खुशामद ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, अगर आपके कागज पत्र पूरे हैं तो बैंक आपको लोन दे देता है, सशक्तिकरण होता है। तो ये सब बैंक से लोन लेने में फायदे होते हैं, और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद करने के लिए 1992 में इन 1992 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट योजना शुरू करी। नोट कर लीजिए, फिल्म्स वगैरह में आप क्या है ना। इन 1992 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कमर्शियल बैंक से जोड़ने के लिए द नाबार्ड हैड स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट वो शुरू करता। ओके, ये कमर्शियल बैंक क्या होता है? व्हाट आर द कमर्शियल बैंक्स? बोलो भाई, बोलो बोलो। एक बैंक होती है कमर्शियल, कौन सी बैंक? हाँ बोलो, कुछ नाम बताओ कमर्शियल बैंक के। कुल मिला के ये सीधे कहिए तो नेशनलाइज्ड बैंक्स आर द कमर्शियल बैंक्स, आर द परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक जो हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, क्या कर रही हैं? बिजनेस कर रही हैं, दे आर द कमर्शियल बैंक। तो नाबार्ड ने यह प्रयास किया कि कमर्शियल बैंकों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या मिल जाए? मदद मिल जाए। और इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, 500 स्वयं सहायता समूहों को क्या दी गई? मदद दी गई। इसके अलावा 1993-94 में 650 ग्रुप्स वाज इंक्लूडेड,
650 समूहों को जोड़ा गया। 1994-95 में 2212 समूह जोड़े गए। 2212 ग्रुप्स वाज लिंक विद द कमर्शियल बैंक्स, जिसमें बैंक ने 224.5 लाख रुपीस का कर्ज दिया, जब 224.5 लाख रुपए का कर्ज दिया। और ड्यू टू दिस सक्सेसेस, इन सफलताओं को देख करके द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कार्यकारी समूह का गठन किया, इसके मॉनिटरिंग के, जिसमें एनजीओ, एकेडमिशियंस, बैंक एम्प्लॉइज, बैंक ऑफिसर्स, 3 प्रकार के लोगों को रखा गया। किसको किसको रखा गया? कुछ एनजीओ को रखा गया, कुछ एकेडमिशियंस को रखा गया। ये एकेडमिशियंस कौन होते हैं बताओ? तो छोटे छोटे शब्द में पूछता हूं, इनके अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो, हु आर द एकेडमिशियंस? क्या तो बता भाई, एकेडमिशियंस कौन होते हैं? बोलो, बताओ तो बताओ। स्कॉलर्स और जिनको उस विषय का ज्ञान हो, पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, लॉयर्स, दे आर द academicians. You may say the person who excel the knowledge in their area. ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नॉलेज को एक्सेल किया है, दे आर एकेडमिशियंस। ब्लॉक स्तर, ये स्तर, पढ़ बेटा पढ़ पढ़, है ना? तो एकेडमिशियंस को रखा गया। देखिए, अपने देश में तो उतना नहीं इस चीज का प्रचलन है। मैंने कई बार देखा है कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट मूव करता है तो उसके साथ कहीं पर भी डिप्लोमेटिक मिशन में, तो उसके साथ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जरूर मूव करता है। राजनीति शास्त्र विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का जरूर मूव करता है प्रोफेसर, ठीक है? क्योंकि वहां पर पॉलिसीज को डिसाइड करने के पहले सब चीज की स्टडी होती है। अब ये जो वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट है, इसने स्टडी कराना शुरू किया है। या इंदिरा जी के समय तक, नेहरू जी के समय तक प्रचलन था। नेहरू जी जब भी इलाहाबाद आते थे, लोग बताते हैं, तो 2-3 प्रोफेसर से जरूर मिलने जाते थे और उनसे विमर्श करते थे कि ये नीतियां निर्धारित होनी, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जब आप एकेडमिशियंस के संपर्क में नहीं रहेंगे तो आपकी नीतियों का निर्माण अच्छा नहीं हो सकता। तो एकेडमिशियंस को, एक्सपर्ट्स को, अभी भी देश में जो पॉलिसी प्लानिंग होती है, उस पॉलिसी प्लानिंग में डीयू के और जेएनयू के तमाम सारे प्रोफेसर प्लानिंग कमीशन वगैरह की बैठक में एक्सपर्ट कमेटी के रूप में लोग बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और फिर वो सरकार को सही से फीडबैक देते हैं। अभी 2 साल पहले मैंने देखा, अचानक से हल्ला मचा, जब अगले दिन पेपरों में निकला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने बाराबंकी के शौचालयों का किया अध्ययन। ठीक है, दिल्ली से सीधे टीम आई, जिला प्रशासन को पता नहीं चला और वो लोग ट्रेनों से उतरे और उतर करके अपने अपने साधनों से सीधे गांव में गए। भाई ऑनलाइन डेटा तो सभी है, किस गांव में किसको 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 टॉयलेट दिया गया, उन्होंने डेटा निकाला और उन लोगों के घरों पे जाके सर्वे किया और सर्वे करके देख लिया कि टॉयलेट बना कि नहीं बना, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और जब तक जिला प्रशासन को पता चलता कि सर्वे रिसर्च टीम करके
गई तो बड़ा हल्ला मचा वहां। अगर जिला प्रशासन को पता चल जाता तो फिर अपने हिसाब से सर्वे करवाता। तो जब इस तरीके से अगर आप स्टडी नहीं कराएंगे तो आपकी जो नीतियां हैं जिनको आपने इंप्लीमेंट किया उनका फीडबैक आपको अच्छे से नहीं मिल सकता है। तो इस योजना की सफलता के लिए एक कार्यकारी समूह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया और उसमें 3 प्रकार के लोगों को रखा गया। इसके साथ नाबार्ड के प्रबंध निदेशक एस.के. कालिया के अध्यक्षता में इस टीम ने बहुत सारा अध्ययन किया। एस.के. कालिया वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और इस कमेटी ने पूरी स्टडी करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बैंकों से कैसे लिंकेज किया जाए और कैसे प्लानिंग किया जाए, कौन से खाते या कौन सी प्रक्रिया बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी होगी, लोनिंग कैसे किया जाएगा, व्यवहारिक संबंध क्या होगा, व्हाट विल बी द बिहेवियर रिलेशन, लेन देन कैसे होगा, इन सब चीजों को इसमें डिसाइड किया गया। और इसलिए 1995 तक इसका प्रैक्टिकल हुआ। इसके बाद 2 अप्रैल 1996 को ये डिसाइड कर दिया गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बैंकों से लिंक हो सकते हैं और उनकी पूरी प्रक्रिया डिसाइड कर दी गई और एक प्लानिंग बना दिया गया और स्वयं सहायता समूहों को ऋण देना बैंकों की गतिविधियों का मुख्य भाग हो गया। इट बिकम्स द मेन स्टेप ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड द लोन्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी आप कोई समूह बनाइए 10 से 15 लोगों का, 15 से 20 लोगों का, 10 लोग मिनिमम होने चाहिए, 10-12 लोग, और वो समूह जो है बन करके अपनी नीतियों का निर्धारण करे कि क्या काम करेगा और कैसे करेगा, तो बैंक उसको लोन देगा जिससे कि अपना वो सेटअप खड़ा कर सकते। अब आपको अपनी छोटी छोटी बचत से अगर आप काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको छोटी छोटी बचत अपनी शामिल करिए और थोड़ा बैंक से लोन लीजिए और बहुत बड़े काम उसके लिए हो सकते हैं। तो ये मैंने एक लेख है इसको निकाला है, इसमें तमाम सारी चीजें मैं इनको दे दूंगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा कि स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे है, या उसका प्रोफार्मा क्या है, कौन से फार्म भरने हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, कितने दिन तक अकाउंट चलना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन से मॉडल बनेंगे, कैसे उसके इम्प्लाई होंगे, क्या तमाम सारी चीजें हैं, ब्याज की दर क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, ऋण वापसी कैसे होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के समूह के सदस्य कैसे होंगे, है ना, बैंकों के जोड़ने का मेथड क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इनको आप लोग फोटोकॉपी करा लीजिएगा या अच्छे ले लीजिएगा, है ना। लिखा है इस अवधारणा का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, या ज़्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको सिविल सोसाइटी पर नागरिक समाज बताइए। आई एनी क्वेरी? ई गवर्नेंस स्टार्ट किए तो जैसे गवर्नेंस ऐसे भी गवर्नेंस नहीं आई है, इसके बारे में ई गवर्नेंस तो बिल्कुल अलग सिस्टम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ई गवर्नेंस नहीं, तो गवर्नेंस तो चैप्टर है जो इसी से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस अलग है, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस वो एक साथ पढ़ा जाएगा। ई गवर्नेंस इज द मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस को और अच्छा करने के लिए गुड गवर्नेंस के एक बड़े एस्पेक्ट के रूप में ई गवर्नेंस लिया जाता है। अब जैसे देखिए डीबीटी है, क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। पहले जितने लोग भी गैस सिलेंडर लेते थे सबको क्या मिल जाता था, सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब सबको नहीं मिलती है। अब उन्हीं को मिलती है जिनकी रैली में इनकम कम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ई गवर्नेंस क्या हुआ कि सारे लोगों के खातों को आधार से लिंक करके और उनके बैंक से जोड़ दिया गया, इनकम से जुड़ गया, तो पता चल गया कि ये कौन उसका हकदार है कौन नहीं है। तो ई गवर्नेंस हो गया, तो गुड गवर्नेंस हो गया नहीं हो गया। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और लीजिए, राशन है, आधार से जुड़ गया
तो हर आदमी जिसके नाम जमीन है वो क्या नहीं ले सकता है, राशन नहीं ले सकता। हमारे एक जानने वाले हैं जो गाजियाबाद में रहते थे और वो अर्निंग उनकी कम थी, तो अपना राशन गले से दुकान से लेते थे अनाज फैमिली के लिए। लेकिन जैसे ही उनके नाम जमीन भी थी गांव में गोंडा में, और उनका जो किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया जैसे फॉर्म अप्लाई किया गया और किसान सम्मान निधि का पैसा जैसे खाते में आया आधार से लिंक हो करके, तो ये डिसाइड हो गया कि इनके नाम इतनी जमीन यहाँ पर है, तो जब आपके नाम पर 5 एकड़ जमीन है तो आप बीपीएल हो नहीं सकते, तो आप राशन गले की दुकान से राशन नहीं पा सकते, उनका राशन वहां बंद हो। तो ई गवर्नेंस इज द मॉडल। जैसे आप जात प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए आदमी बहुत पहले परेशान होता था, या खतौनी निकालना है बहुत परेशान होता था, तो सरकार ने क्या कर दिया, वो सारी सिस्टम क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन कर देने से क्या है कि वो आपको आसान हो गया। तो ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार जब अपनी नीतियों को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से करने लगे जिसमें पब्लिक को भी फायदा हो, करप्शन कम हो जाता है, तमाम सारे। जैसे हम ही लोग हैं, अब जैसे फीस हम ऑनलाइन कर देते हैं। अब बच्चा अगर बिलेग्राम से, सांडी से, सवायतपुर से, शाहबाद से या कोथामा से या भटपुर से, है ना, चल के आता, 100 रुपया खर्च करता किराए का, तब यहाँ काउंटर पे फीस जमा करने आता, पता चला उस दिन कॉलेज बंद है, या पता चला उस दिन वो बाबू छुट्टी पे है जिसको फीस जमा करना है, या कोई और इशू आ गया, पता चला प्रिंसिपल ही उस दिन छुट्टी पे है, या और कोई इशू आ गया, पता चला कि वो प्रवेश परीक्षा इंचार्ज ही आज अवकाश पे है, फिर वो लौट गया। तो 3 दिन लौट करके वो क्या करता था, अपनी फीस जमा करता था। अब क्या है, अपनी मोबाइल से आपका खाता आपके बैंक से जुड़ा है, सीधे वेबसाइट पर लिंक जनरेट हुई, आपने अपनी फीस जमा कर दिया और ईमेल पर अपनी रसीद भेज दी, आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द ई गवर्नेंस। ठीक, इसको पढ़ाएंगे आपको, वो अलग चीज है। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के माध्यम से आजकल करने का प्रयास हो रहा है। तो नागरिक समाज क्या है, मैं भी पढ़ रहा था भाई, ये सब टॉपिक मेरे लिए भी नए हैं क्योंकि हम लोगों के समय में तो थे, बाद में से जुड़े। तो नागरिक समाज की जब हम बात करते हैं तो तमाम अवधारणाएं बड़ी पुरानी हैं, लेकिन इन पर बल जो है वो आधुनिक समय में ज़्यादा दिया जाता है। और इस पर कई सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं, इसमें जो बातें मुझको समझ में आई हैं उनकी चर्चा हम आप लोगों को करने का प्रयास करेंगे। तो नागरिक समाज अब ये कह सकते हैं कि स्वैच्छिक और नागरिक, स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों और सामाजिक अंतरक्रियाओं को समावेशित करता है जिन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। नो कंट्रोल ऑफ स्टेट who regulates interactions of social and voluntary organizations of citizens। समाज के ऐसे संगठन हैं जो कि उनकी जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। दे बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ को आधार बनाते हैं। ये समझ गए तो तुम लोग नहीं समझे थे। ये मार्गेंथाउ का स्टेटमेंट है। किसका है? मार्गेंथाउ का। मार्गेंथाउ ने एक किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, राष्ट्रों के मध्य राजनीति। आपके प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि अब आपके क्या है, यार आपके कोर्स में है। और मार्गेंथाउ जो है वो रियलिस्टिक थ्योरी का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
और उसकी किताब का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, राष्ट्रों की मध्य राजनीति। उसी में उसने सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन की बात कही है। अब एक शब्द और मैं आपको देने जा रहा था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। क्या है? कितने लोगों ने इस शब्द को पहले सुना? बोलो, हैव यू लिसन? क्या है? डायसी द्वारा लिखा गया। तो बता। तो बता भाई, रूल ऑफ लॉ में कहां से आप कहो भाई? बहुत नाराज हो रहा मैं आपसे। तू बता, आप बताओ, उधर पीछे बैठी रहती हूँ। तो बताओ, तुमको बता डायसी ने क्या कहा? जोर से बोलो, इधर का क्लास पढ़ा रही हूँ। किसने क्या कहा? उसने डायसी ने रूल ऑफ लॉ की बात कही। उसकी किताब है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। बताओ, नहीं? तू बता भाई। तुम बताओ भाई, तुम बताओ, बताओ, तुम बताओ। गवर्नमेंट चुनने की बात नहीं हो रही, मैं पूछ रहा हूँ आपने कहाँ पढ़ा और कब सुना? आप लोग बताओ। मूल अधिकारों में इसका जिक्र है। और सर इसके तहत सर अमेरिका की तरह तहत किया गया है। और अमेरिका में इस तरीके से शासन है कि मतलब पहले अगर परिस्थितियों को देखा जाएगा ये उतने बोलो जितना आता है, नहीं कह दो नहीं आता है। आए बाएं साएं मत बोलो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, बैठो, नो वन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज, बोलो, किसी भी व्यक्ति को विधि के शासन या विधि का समान, सभी व्यक्तियों को विधि का शासन एवं विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात करता है ना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। करता नहीं करता लीगल इक्वलिटी पे। अंजू आनंद पढ़ा गई ना आप लोगों को इतना ज्यादा? पढ़ा गई नहीं पढ़ा गई? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जब हम कहते हैं कि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक विधि के समक्ष समान है, किसके समक्ष समान है? विधि के समक्ष समान है, तो इसका मतलब है कि वो रूल ऑफ लॉ, क्या है? कानून का शासन है। कई बार आर्टिकल निकलता है कि इस समय रूल ऑफ लॉ की बजाय हमारा देश रूल ऑफ मोदी, रूल ऑफ मुलायम, रूल ऑफ मायावती नारा देते हैं ना। अब की बार मोदी सरकार, व्हाई देयर इज ए मोदी सरकार? देयर इज ए पार्लियामेंट्री सरकार, संसदीय सरकार है भाई, रूल ऑफ लॉ है। ये सब नारे उचित पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में नहीं होते। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि शासन सभी के लिए क्या है? बराबर है। राजा से लेकर रंक तक, राष्ट्रपति से लेकर पटवारी तक सभी लोग
विधि के समक्ष समान हैं और विधियां समान रूप से सबके ऊपर लागू होंगी, कानून लागू होगा। तो ये जो सिविल सोसाइटी है ये किसके आधार पर काम करती है? रूल ऑफ लॉ के आधार पर, विधि के समक्ष समता के आधार पर ये काम करती है सिविल सोसाइटी। क्लियर इन योर माइंड? बात क्लियर हुई? तो ये विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन, सिविल सोसाइटी एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्योंकि विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन देशों में जो सिविल सोसाइटी है उसके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि यह जो सिविल सोसाइटियां हैं ये हर गलत चीज का विरोध करती है। द सिविल सोसाइटी अपोज ऑल इन वर्क्स एंड इन लॉज। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है, उसका विरोध करती है और सही का समर्थन करती है, सपोर्ट द करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, देन दिस सिविल सोसाइटी स्टैंड, उसके समक्ष ये खड़ी हो जाती है और अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करती है। एंड वी सी इन द इंडिया द अन्ना आंदोलन, वी सी किसान आंदोलन, ऑल दिस मूवमेंट्स वाज डन बाय द सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज द्वारा अपने हितों के लिए जब कानूनों को विधि के समक्ष समता के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर काम किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से उस पर केंद्रित होता है और इसलिए नागरिक समाज की अवधारणा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज ऐसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं। कैसे लोग? जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें एनजीओ, गैर सरकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस और एंड अदर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी सभी संस्थाएं जो कि व्यवस्थित तरीके से चलती है। वो चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, चाहे कोऑपरेटिव संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे महिला संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, या आपके मोहल्ला देखभाल संगठन हो। हर मोहल्ले में एक समिति बनती है ना, हमारे अपने मोहल्ले में समिति है विकल्प खंड जन उत्थान समिति। क्या है? विकल्प खंड जन उत्थान समिति। तो ऑल दीज आर द सिविल सोसाइटीज, यानी नागरिकों का वैसा समूह जो कि विधि के शासन के आधार पर सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध करता है और जो कि अपने क्षेत्र के नागरिकों के वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, काम करते हैं। दे आर कॉल्ड द सिविल सोसाइटी। सो वी कैन से दैट वी आर टू पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। हम लोग भी नागरिक समाज के क्या हैं? एक भाग। देखो भाई, बात समझ लो सब। किताब में फिर तो उलझते चले जाओगे, आप क्या हो जाओगे? उलझते चले जाओगे। और परीक्षा में किताब लिखनी नहीं है, परीक्षा में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है। ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपका, और अब तो पीसीएस वगैरह में क्या कर दिया गया है, एक जगह प्रेस्क्राइब कर दी गई है, उतने जगह में आपको लिखना है और उतने शब्दों में लिखना है। और हम लोग लाइन गिन लेते हैं कि इतने लाइन लिखा है, एक लाइन में इतने शब्द लिखे हैं, तो ये 250 शब्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया, उसका आधा पार्ट आपने अटेम्प्ट किया, आधा नहीं अटेम्प्ट किया, तो 20 नंबर का सवाल है, फिर 10 में घसेगा। ठीक है? आप सोचते हमको इतना लिखा है और हमको नंबर इतना मिला।
सवाल के हर पार्ट पर, हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप रट के जाओगे हमेशा दिक्कत, आपको अवधारणा समझी रहेगी तो आप कुछ भी आएगा, आप इतना जरूर लिख ले जाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्थित संस्थाएं हैं जो राज्य और परिवार के बीच खड़ी कर, These are the institution who works as the chain between the state and family. फैमिली के लिए काम करता है, कौन करता है? नागरिक समाज। राज्य में तो कौन है? एक गवर्नमेंट होती है, राज्य होता है, और दूसरा व्यक्ति होता है। कौन होता है? व्यक्ति होता है। राज्य किसके लिए काम करती है? व्यक्ति के लिए काम करती है। और व्यक्ति किसके लिए काम करता है? राज्य के लिए काम। सत्ता और स्वतंत्रता, इन्हीं के बीच दुनिया संघर्ष करती है। करती कि नहीं करती है? तो नागरिक समाज जो है वो इस बात के लिए प्रयास करता है कि राज्य की जो भी क्या है काम है वो फैमिली के लिए, व्यक्ति के इंटरेस्ट में हो। अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है? संघर्ष करता है। वो नागरिक समाज अगर कोई भी सरकार की ऐसी एक्टिविटीज है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है तो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। और सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो जनता के हित में है, परिवार के हित में है, व्यक्ति के हित में है, तो उसका समर्थन नहीं करती। तो कुल मिलाकर के जो भी राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, सामुदायिक समूह, एसोसिएशनल ग्रुप्स, और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं all these groups not only works on the local level, the some civil societies works on the national and international level too. तमाम सारे जो नागरिक समाज हैं वो स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। There are so many civil societies. रेड क्रॉस देख लीजिए। कौन? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इज टू सिविल सोसाइटी। क्या है? एक संगठन ही तो है जो जनहित में काम करती है। यूक्रेन वाले न रसिया वालों की लाश उठाते हैं और न रसिया वालों यूक्रेन वालों की लाश उठाते हैं। कौन उठाता है जाकर? रेड क्रॉस वाले उठाते हैं। उनको फिर कोई नहीं मारता है, उनके ऊपर कोई बम नहीं फेंकता, कहीं की भी हो सकती। तो ये सिविल सोसाइटी के तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं। दे वर्क्स इन द एरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एज एनवायरमेंट, इन द ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। so many NGOs are working on the international level. तमाम सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काम करते हैं। प्राचीन समय से इस पर तमाम सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, हेगल, टॉकविले, इन लोगों ने नागरिक समाज की अवधारणा की चर्चा की है। तो नागरिक समाज की जो संकल्पना है ये बहुत पहले से चलती रही है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन, ये बड़ी तेज से काम। और जब सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा दी, सैमुअल हंटिंगटन हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के मध्य संघर्ष, क्लासेस बिटवीन द सिविलाइजेशन। और वहां से ये नागरिक समाज की अवधारणा बड़े तेजी से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बाद के आंदोलनों में सक्रिय हुई। दिस बिकम्स मोर एक्टिव इन द मूवमेंट्स इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। शुरुआत में लैटिन अमेरिका, यूरोप में इसने काम किया। इन द स्टार्टिंग द सिविल सोसाइटीज वर्क्स इन द लैटिन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके तीसरी दुनिया के देशों में भी ये
माना गया है और ये माना जाता है दैट सिविल सोसाइटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक। नागरिक समाज जनता के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है एंड इट इज आल्सो अ प्रीरिक्विजिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। यह स्वशासन के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। यह माना जाता है कि जिस देश में जहां पर नागरिक समाज जितना मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, वहां पर गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन होगा। क्या होगा? गुड गवर्नेंस क्या होता है भाई? यहाँ पर शासन अच्छे से चले। सुशासन मतलब शुभ शासन, अच्छा शासन, जो जनता के हितकारी हो, कोई भ्रष्टाचार न हो, जवाबदेही हो, सारे काम पारदर्शी हो, है ना। शीशा पारदर्शी होता ना, एक तरफ से दूसरी तरफ देख लीजिए, वैसे सरकार का काम भी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो काम करें वो सब उसको पता चले। इसलिए नागरिक समाज बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके योगदान को हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इफेक्टिवनेस होती है, ओपननेस, एक्टिवनेस, अनुक्रियाशीलता है और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। नोट कर लो महाराज सब। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस, ओपननेस, खुलापन, अनुक्रियाशीलता, एक्टिवनेस और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो गुड गवर्नेंस के पिलर, दीज आर द पिलर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। और ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जब सिविल सोसाइटी अपना काम करे। इफ देयर इज ए लिबर्टी एंड ओपन डेमोक्रेसी एंड प्रोविजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, जब बहुलवाद होगा, विविधता होगी, कानून का शासन होगा, मोरल और ओपन डेमोक्रेसी होगी, तभी गुड गवर्नेंस लागू हो सकता है और सिविल सोसाइटी को काम करने के लिए अवसर मिलेगा। तो नागरिक समाज के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो। इसलिए एडम स्मिथ से लेकर के और तमाम सारे उदार डेमोक्रेटिक व्यवस्था के जो समर्थक विचारकों ने थे, इन सब ने इस पर अपने अपने विचार दिए हैं। और इसलिए वो लैरी डायमंड हो या कोई भी हो, इन सभी लोगों ने विकासशील देशों में जो ट्रेड यूनियंस हैं, इनकी सबकी स्टडी की। कार्ल मार्क्स ने, टॉकविले ने, है ना, लैरी डायमंड ने, इन सब ने सिविल सोसाइटी को परिभाषित करने का प्रयास किया। और ये कहते हैं कि इसमें कई बार रक्त संबंध होना चाहिए, जातीयता, संस्कृति, धर्म आधारित तमाम चीजों की बात करते हैं। लेकिन एक चीज जो लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि नागरिक समाज संगठनों में, तमाम सारे नागरिक समाज के संगठन होते हैं, उनमें व्यापक रूप से भिन्नता, देयर इज ए डिफरेंसेस, देयर इज ए डिफरेंसेस। पहली चीज ये कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन में संलग्न जितने भी संगठन हैं, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन which are indulged in the social activities in which there are women, laborers, dalits, इनके जितने भी लोगों के संगठन होते हैं, इनमें एक अलग तरीके का स्वरूप इनका पाया और उसमें डिफरेंस होते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि सरकार की बात आती है। सरकार जो है वो पारस्परिक संघर्ष, संपर्क करते हैं। सरकार के लोग भी नागरिक समाजों से क्या करते हैं? संपर्क में रहते हैं। अगर उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो विशिष्ट समूहों का क्या नहीं हो सकता है? प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता।
इफ देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, तभी जाकर के काम बन सकता है। इसके अलावा समाज की ओर से भी सरकारी गतिविधियों का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग होती है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इज मॉनिटर्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय द सोसाइटी। भाई समाज मूल्यांकन करता है ना, जब वोट डालने जाता है वो बैलेट में, तो मूल्यांकन करता है ना कि आपने कैसा काम किया। तो गवर्नमेंट की क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, समीक्षा होती है, घर घर दरवाजे दरवाजे बैठकर। और जो सिविल सोसाइटी हो तो करती ही है। फिर वो एडीआर लगता है, क्यों लगता है, ये क्या है एडीआर बताओ, बोलो। एडीआर इज टू सिविल सोसाइटी, जो स्टडी करता है चुनाव में, करता नहीं करता है। तो इसके अलावा अनेक अन्य संगठन हैं जो विकासात्मक कार्यकलापों में रत हैं। There are so many organizations which indulge in the developing activities, जिन्हें आमतौर पर हम गैर सरकारी संगठन कह सकते हैं। We can say in the common sense there are the NGOs। लेकिन NGO में और नागरिक समाज में अंतर, there is a difference between the NGO and civil society। ठीक है, सिविल सोसाइटी हमेशा इसके हित में काम करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट में। ठीक है, ये फंड नहीं लेती, ये सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करती है। ये खुद आकर के काम नहीं करती, ये लोगों से काम कहती है। आप जो हमारे लिए काम डिसाइडेड है उसको आप क्या करें, करके दीजिए। नाली आपको बनाना है, फंड आपको मिला है, भाई इसको बना के आप हमें दें, हमारे लिए नियम ऐसे बनाइए। तो कुल मिलाकर के नागरिक समाज संगठन राजनीतिक जीवन में सक्रिय और रचनात्मक भूमिकाएं अदा करते हैं। तभी सिविल सोसाइटीज प्लेड द पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल्स, एक्टिव रोल्स इन द पॉलिटिकल लाइफ्स, और इसलिए दे प्रमोट्स एप्रोप्रिएट, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो नागरिक नोट कर लो भाई, नागरिक समाज उचित, ईमानदार, पारदर्शी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देती, अधिक उचित, ईमानदार, पारदर्शी, लोकतांत्रिक, जवाबदेह शासन को बढ़ावा देते हैं, जो विविधता और बहुलवाद के मामलों में अधिक सहिष्णु होता है, which are more tolerant in the matter of diversity and pluralism। तो बहुलवाद और डाइवर्सिटी के मामले में बहुत सहिष्णु होता है और मल्टीकल्चरिज्म उसमें चल सकता है, उसमें बहुल संस्कृतिवाद चल सकती है। ये मत पूछना सर ये मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है, ये प्योर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, आप लोग फंस जाओगे, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों का समावेश। ओके, और इसलिए ये स्वयं अपने संगठनों के भीतर इस प्रकार के शासन को व्यक्त कर दूसरों के लिए अपना आदर्श प्रस्तुत करते। They adopt the rule of law in their organization and project as the role model for the government and other institutions। ये रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो नियम बनाते हैं उसके आधार पर चलते हैं और सरकार के लिए और अन्य संस्थाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए इनमें जो मुख्य रूप से इनका योगदान है सुशासन के क्षेत्र में, द बेसिक कंट्रीब्यूशन इन द गुड गवर्नेंस, द फर्स्ट वन इज, इनका मुख्य योगदान क्या है सिविल सोसाइटी का? पहला है लोक नीति एवं निर्णय निर्धारण, पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। लोक नीति एवं नीति निर्धारण या निर्णय निर्धारण,
पारदर्शिता एवं सूचना, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन, सोशल चेंज थ्रू द सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, सरकारी प्रयासों का अनुपूरक बनना, सप्लीमेंट्री टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड वर्क्स फॉर द सोशल जस्टिस, सरकारी प्रयासों का अनुपूरक बनना और सामाजिक न्याय के लिए काम। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बड़ी खतरनाक है और यही सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक न्याय के लिए काम, सामाजिक लोकतंत्र के लिए काम करें। यानी ये ऐसे एसोसिएशन है जो सोसाइटी में क्या चाहते हैं, हार्मोनी चाहते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र चाहते, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहे, सभी लोगों में समानता चाहे। क्या चाहते हैं, सभी लोगों में समानता चाहते हैं और सभी लोगों का एक जैसा विकास चाहते हैं। और इसलिए सरकार के जो काम होते हैं उनमें ये मदद करते हैं, सरकार को हेल्प करते हैं कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कराइए और उखाड़ देते। तमाम सारे अभी देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं तो समाज से लोग अपने आप निकल करके आते हैं, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और सिविल सोसाइटी वाले जो हेल्प नहीं करते हैं सरकार की किसी योजना को, तो हम लोगों को पढ़ा जाता है स्कूल कॉलेज के लोगों को कि आप विद्यार्थियों को ले आइए, क्या करिए, विद्यार्थियों को ले आइए। अब यहाँ से जागरूकता शुरू की जाएगी तो सिविल सोसाइटी के लोग काम करेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि तमाम प्रकार के कार्य सरकारी संगठनों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो ये एक आर्टिकल है, इसमें तमाम सारी चीजें, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बात है, सुंदरलाल बहुगुणा है, पांडुरंग शास्त्री आठवाले का नेतृत्व है ना। और इसमें सिविल सोसाइटी के द्वारा जो 2011 में बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था, नागरिक समाज की उपज था, तो नागरिक समाज के कुछ निर्णयकारी घटक माने गए थे कि किसको किसको सिविल सोसाइटी माना जाएगा। इसमें समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, युवाओं के संगठन, यूथ ग्रुप्स थे, महिलाओं के संगठन, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के समूह, इन सब चीजों को जो है वो सिविल सोसाइटी माना गया है। इसके अलावा जो आपका चिपको आंदोलन चला, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या इस तरीके के जो मूवमेंट्स हुए हैं, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड द सिविल सोसाइटी। इनको नागरिक समाज के आंदोलन माना जाता है ना। ये सीए के विरोध में आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला, ये सब क्या है, ये सब सिविल सोसाइटी के आंदोलन हैं। ओके, ये मैं आपको, ये एक लेख है, मैं कई सारे देख रहा था, उसमें मैंने रात में बहुत सारे देखा। एक ये राजेश टंडन का लेख है, नागरिक समाज योगदान और चुनौतियां, नागरिक समाज योगदान और चुनौतियां। ये तो मैंने इसको पढ़ा पूरा, लेकिन बहुत अच्छा मुझको ये नहीं लगा। लेकिन इसमें एक ये है, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, ये इस समय अमरकंटक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इनका एक लेख है कि नागरिक समाज की प्रशासन में भूमिका, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेख मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है, ये आप लोग देखिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये इस समय वाइस चांसलर हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के। और आप पीडीएफ में पहला ही है, दूसरा लेख जब आप भी गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा। हमने 10-20 लेख देखे रखते हैं, है ना, उसमें ये लेख हमें पीडीएफ में ज़्यादा अच्छा लगा है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, और कुछ पूछना हो सिविल सोसाइटी के बारे में पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए। श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का लेख, इसका नाम है नागरिक समाज के प्रशासन में भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में है। तो ये समय वाइस चांसलर है, इनका ये लेख मुझे ठीक लगा, जिससे कि आप लोगों का पर्पज हल हो जाएगा। और बहुत सारे हैं, इग्नो की किताब है, उसमें भी नागरिक समाज की चर्चा की गई है। तमाम सारे अवस्थी एंड माहेश्वरी की किताब है, लोक प्रशासन की, है ना, या सेल्फ रूल में मनोज दीक्षित की किताब है, उसमें भी तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लेकिन बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का इसका उद्देश्य होता है और सामाजिक न्याय के लिए काम। रूल ऑफ लॉ के आधार पर
सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला, लोगों का निस्वार्थ जो संगठन है समाज के लोग, और वो कोई भी एसोसिएशन हो, वो चाहे छात्र संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे श्रमिक संघ हो, ये इस तरीके से जो संघ है छोटे छोटे हैं जो कि फंडिंग नहीं लेते हैं और ना खुद काम करते हैं बल्कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करके और सरकार के कार्यों में हाथ बटाते हैं, वो होते हैं नागरिक समाज, वो होते हैं सिविल सोसाइटी। ओके, कोई कॉन्सेप्ट में अस्पष्टता हो तो अभी बता दो भाई। देखो Actually, I used the word accountability. हाँ। अभी if any point interrupt accountability, then why they try? ये सरकार के प्रति अकाउंटेबिलिटी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी बताते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, इसको आप करिए। भाई प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी है कि वो देखे कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि वेलफेयर के वर्क होने चाहिए, प्रशासन ठीक से काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर जिस चीज के लिए फंड जारी हुआ वो काम होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो सिविल सोसाइटी शुड बी शो देयर इंटरेस्ट एंड दे मेक द मार्च पास्ट, दे गिव द मेमोरेंडम कि ये काम, इसका फंड जारी हुआ, ये काम हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही है। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? जो काम करने वाला है। जवाबदेही फंस जाते हैं ना, तो सब वो लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, मैं अकाउंटेबल नहीं, वो है। लेकिन जब जांच होती है तो अकाउंटेबिलिटी पता चलती है कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी है, सबके नाम के आगे लिखा है कि आपका क्या क्या काम है ना। जैसे कॉलेज में सुबह ये बटा हुआ है कि कमरा नंबर 10, या कमरा 10 नंबर हो गया है, तो 10 नंबर में सुबह कौन आपकी डेस्क साफ करेगा ये पता है। रोज इस पर कपड़ा मारा जाता है सुबह, और रोज एक बार इस पे झाड़ू लगनी है, और अगर नहीं लगनी है तो इट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, उसकी जवाबदारी है कि उसको लगवाए। ठीक है, और सब चीजों का उसका जवाबदेही है कि वो लगाए, और वो नहीं लगाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लगवाए। ओके, तो नागरिक समाज वही काम करता है कि अगर हम अपना काम ना करें जो कि जनहित में करना है तो उसको अवेयर करने का काम करता है और उस काम में मदद करता है। कई बार जैसे मोदी जी का स्वच्छता कार्यक्रम था, उसमें नागरिक समाज ने बहुत मदद किया, तभी जाकर के इतनी सफाई हो पाई। ठीक है, एक दिन आप लोग भी नागरिक समाज की तरह कॉलेज में काम करो, है ना, बहुत सफाई जरूरत है। ओके।